अमर बेल। कई माह तक वो इस बात के लिए खुद को मलामत करती रही, आखिर क्यों उसने उमर के सामने इस तरह गिड़गिड़ा कर भीख मांगी थी, क्यों उसके सामने इस तरह ज़ारो कतार रोई थी, अपनी इज्जत नफ्स को कूड़े के डिब्बे में क्यों फेंक दिया था, उमर के सामने अपनी रही सही इज्जत क्यों खाक में मिला दी थी, आखिर क्यों वो खुद पर काबू रखने में नाकाम रही थी। वो सोचती और उसकी नदामत और एहसास जुर्म बढ़ता जाता। उसकी ख्वाहिश होती कि वो किसी तरह इस रात को काट कर अपनी ज़िंदगी से अलग कर दे, और ये उसका एहसास नदामत ही था कि वो उमर का सामना करने या उससे बात करने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। उमर उसकी ज़िंदगी की सबसे तकलीफ दे याद बन चुका था। उसने उमर से नफ़रत नहीं की थी, मगर उसने उमर की वजह से अपने आप से बहुत ज़्यादा नफ़रत की थी। मंगनी के बाद कई माह उसने उमर का जिक्र नहीं सुना, हत्ता कि नानो भी उसके बारे में मुकम्मल खामोश थी। पहले की तरह उसका फ़ोन आने पर वो अलीज़ा को उससे होने वाली गुफ्तगू से मुतला नहीं करती थी, और अलीज़ा जानती थी वो ऐसा जानबूझकर करती थी। वो शऊरी तौर पर कोशिश कर रही थी कि अलीज़ा उमर को मुकम्मल तौर पर अपने जहन से निकाल दे, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि ये काम उमर पहले ही कर चुका है। अब अगर वो अलीज़ा को उसके फ़ोन के बारे में बता भी देती तो वो उसके लिए किसी परेशानी का बायस नहीं बन सकता था। कम अज़ कम अलीज़ा का यही ख्याल था। उमर जहांगीर उसकी ज़िंदगी से हवा के किसी झोंके की तरह पलक झपकने में नहीं निकला था। वो उसकी ज़िंदगी से एक तंदोतेज़ तूफ़ान की तरह गुजर गया था, हर चीज़ को उड़ाते और गिराते हुए, हर चीज़ को मलिया मेट करते हुए। इस तूफ़ान के गुजर जाने के बाद मलबे के अलावा पीछे कुछ भी नहीं बचा था, और अलीज़ा को इस मलबे पर दोबारा एक इमारत खड़ी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, उसका अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकती थी। और जो चीज़ इतनी तबाही और बर्बादी करके गुजरी हो, उसे फरामोश कर देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। वो गैर महसूस तौर पर इंसान के लाशऊर का हिस्सा बन जाती है, और लाशऊर से शऊर तक आने में उसे सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। और अलीज़ा को खौफ था कि इस तूफ़ान के छोड़े हुए नकूश दोबारा न उभरने लगें। जुनैद से मंगनी के एक हफ्ते के बाद उसने एक इंग्लिश अखबार ज्वाइन कर लिया था, जो मुल्क के चंद बड़े अखबारात में से एक था। यहाँ काम करना उसके लिए एक मुनफरद तजर्बा था। अखबार को ज्वाइन करना डिप्रेशन से फ़रार की एक कोशिश थी, जिसे उसने इजाफी मसरूफियत में ढूंढना चाहा था। मगर अखबार ज्वाइन करने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ उसके करने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सी ऐसी चीज़ें और ऐसे तजर्बात जिनका मौका उसे पहले नहीं मिला था जब वो एक निस्बतन गैर मारूफ मैगज़ीन के साथ मुंसलिक थी। यहाँ उसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, इन लोगों के साथ काम करने का और इन लोगों से सीखने का जिसके आर्टिकल्स वाकई पढ़े जाते थे और फिर इन पर बड़ी तादाद में तबसरे भी किए जाते थे। वो लोग जिन्हें अंदर की खबर होती थी और हुकूमत की हर पॉलिसी की तफसीलात उनकी उंगलियों पर होती थी, उन्हें हर आने और जाने वाले की खबर होती थी, जो गड़े मुर्दे उखाड़ने में माहिर समझे जाते थे और जिनसे हर हुकूमत खौफजदा रहती थी, जिनकी तनकीद और बयान करता हक़ाइक़ पर हुकूमती और इंतज़ामी ओहदेदार को वजाहती नोट जारी करने पड़ते थे। वो अखबार के दफ्तर में पहले अपने कोलीग्स के दरमियान होने वाली बहस मुबाहिसा सुनती, और वो उनकी मालूमात और तर्ज इस्तदलाल पर रश करती। जमहूरियत का चौथा सतून भी इतना ही ताकतवर था जितने बाकी तीन सतून, इतने ताकतवर कि बाज़ दफ़ा वो बाकी तीनों सतूनों को हिला देता था। अलीज़ा अखबार के पॉलिटिकल पेजेस से वाबस्ता नहीं थी। वो सोशल इश्यूज़ पर आर्टिकल्स लिखती थी और मुख्तलिफ तकरीबात को कवरेज भी करती थी, और इन तकरीबात को कवर करने के दौरान उसे जर्नलिस्ट के साथ लोगों के गैर मामूली रवैये पर हैरत होती। अखबार में लगने वाली एक सुर्खी लोगों के लिए इतनी अहमियत रखती थी। फ्रंट पेज न्यूज़ आइटम बनने के लिए लोग कैसी कैसी हरकत और कैसे कैसे बयानात देने पर उतर आते थे। अखबार में आने वाला नाम एक आम और गैर मारूफ आदमी को मारूफ कर देता था। मुसलसल खबरें छपने रहने से किसी शख्स को जहां लोगों की याददाश्त से ओझल न होने की सहूलत रहती थी, वहीं इंग्लिश अखबार में छपने वाली खबर इस क्लास तक रसाई का जरिया बन जाती थी, जिसे रूलिंग या लीड क्लास कहा जाता था।
میڈیا کی صحیح طاقت کا اندازہ اسے اس بڑے اخبار سے منسلک ہونے کے بعد ہی ہوا تھا، جہاں اخبار کو اشاعت اور سرکولیشن کے لیے مختلف لوگوں کے اشتہارات پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ نتیجہ کے طور پر اخبار کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن سکتا تھا، نہ ہی کسی کی انگلیوں پر نچائی جانے والی کٹھ پتلی۔ کم از کم علیزہ کا یہی خیال تھا۔ جرنلزم فیئر اور فیکچوئل کا بانی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اخبار حکومتی پالیسیوں پر اپنے بے لاگ اور کڑے تبصروں اور جائزوں کی وجہ سے ان چند اخبارات میں شامل تھا، جن کی وجہ سے حکومت ہمیشہ مشکل میں رہتی تھی اور جس میں شامل ہونے والی خبر یا بات کے مستند نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈپریشن اور اپنے سینس آف لاس سے نجات کی کوشش کے لیے جوائن کیے جانے والا اخبار اس کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن گیا تھا جس سے وہ دوسروں کے ڈپریشن اور سینس آف لاس کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ 6-7 ماہ کے دوران اس نے اخبار کے سوشل ایشوز کے ایڈیشن میں اپنے آرٹیکل سے اپنا اعتماد اسٹیبلش کر لیا تھا اور اپنے نام سے ملنے والی یہ شناخت اس کے لیے سورس آف اسٹرینتھ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سوشیولوجی میں پڑھنے والے فلسفے اور تھیریز کو موجودہ دور کے حالات و واقعات پر لاگو کر کے نتائج اخذ کرنے اور تبصرے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اخبار کے ذریعے ملنے والے ایکسپوژر سے اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ پاکستان کے سوشل سیکٹر کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جتنی وہ کبھی سوشیالوجی کی مختلف کتابوں میں کیے جانے والے اعداد و شمار میں جان سکی تھی۔ بعض حالات اور جگہوں میں تو سماجی عدم مساوات اور محرومیوں کی کہانی خوفناک حد تک تکلیف دہ تھی۔ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان حائل خلیج جتنی وسعت اب اختیار کر گئی تھی، اتنی پہلے کبھی نہیں بڑھی تھی۔ ہر آرٹیکل اور رپورٹ اتنے سورڈڈ فیکٹس سامنے لے کر آتے تھے کہ بعض دفعہ اسے اس بے خبری پر حیرت ہوتی جس کا شکار ایلیٹ کلاس تھی، یا پھر شاید پاکستان کا ہر وہ شہری جو جائز ناجائز ذرائع سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تیسری دنیا اور اس سے منسلک ساری ٹرمز پہلے اس نے کتابوں سے پڑھی تھیں یا پروفیسر سے سنی تھیں، اب وہ انہیں پریکٹیکل لائف میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ترقی پذیر ہونے کا صحیح مطلب اسے اب سمجھ میں آیا تھا جب وہ اکنامکس سروے کے سوشل سیکٹر میں حکومت کے دیے جانے والے سرکاری اعداد و شمار کا موازنہ غیر سرکاری تنظیموں کے اکٹھے کیے جانے والے اعداد و شمار کے ساتھ کرتی۔ پینے کے صاف پانی تک رسائی اب بھی 40% لوگوں کو ہی تھی، کئی ہزار دیہات میں بجلی اور گیس کے بغیر تھے۔ لٹریسی ریٹ کا گراف اب بھی کوئی واضح تبدیلی نہیں دکھا رہا تھا۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کے قلعے اب بھی صرف ہوا میں ہی تعمیر کیے جا رہے تھے، لوگوں کے سماجی رویے بھی بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، اور ایسی صورتحال میں ایک آرٹیکل لکھنا کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا، مگر کم از کم یہ اسے اپنا نقطۂ نظر لوگوں تک پہنچانے میں مدد ضرور دے رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ بعض دفعہ صرف دوسروں تک اپنی بات پہنچانا کتنا دل ہلکا کر دیتا ہے، صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ جنید کی امی بھی کسی نہ کسی حد تک سوشل ورک میں انوالوڈ رہی تھیں، اور علیزہ کی ان سے اس بات پر گفتگو ہوتی رہتی کہ اس کے چند کولیگ چند NGOs کے ساتھ منسلک تھے اور ایک ویلفیئر ہوم کی تعمیر کے لیے سرگرداں تھے، اور علیزہ نے ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جنید کے ذریعے اس عمارت کا نقشہ بنوا دیا تھا۔ جنید صرف اسی کام میں اس کا مددگار نہیں رہا تھا، پچھلے 6-8 ماہ میں وہ اور بھی بہت سے مواقع پر اس کی مدد کرتا رہا تھا، چاہے یہ رپورٹس اور آرٹیکلز کے لیے ریفرنسز کا معاملہ ہو یا پھر کوئی دوسری مدد۔ اس کا سوشل سرکل خاصا واضح تھا اور سوشل سرکل میں ہر فیلڈ کے لوگ شامل تھے۔ وہ اس کا کام خاصا آسان کر دیتا تھا، مگر بڑے غیر محسوس طریقے سے، اور اس تعاون نے بڑے عجیب سے انداز میں دونوں کے درمیان موجود رشتے کو مضبوط کیا تھا۔ علیزہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ عمر کے علاوہ کسی اور شخص پر اس طرح اعتماد کرے گی، مگر جنید نے بڑی عمدگی کے ساتھ عمر کی جگہ لے لی تھی۔ زندگی میں ہر چیز، ہر شخص، ہر فیلنگز کا ریپلیسمنٹ موجود ہوتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ بکواس کرتے ہیں۔
कई बार उसे उमर की कही हुई बात याद आती और चंद लम्हों के लिए खुद को जैसे किसी कटहरे में पाती। तब उसने उमर की बात से इख्तलाफ किया था, बहुत नाराज़ होकर। आप गलत कहते हैं, इन तीनों में से किसी का भी मुतबादिल नहीं हो सकता। आप जिसे मुतबादिल कहते हैं वो दरअसल कंप्रोमाइज़ होता है, वरना एक चीज़, एक शख्स या एक जज्बे के ख़त्म हो जाने के बाद कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। एक हाथ कट जाए तो क्या उसकी जगह दूसरा हाथ लग सकता है? उसने अपनी जानिब से बड़ी मजबूत दलील देने की कोशिश की थी। बाजार से मिल जाता है नकली हाथ। उमर मुतासिर हुए बगैर बोला, मैं असली हाथ की बात कर रही हूँ। क्या नकली हाथ उसी तरह काम कर सकता है जिस तरह असली हाथ? मगर काम तो करता है। अगर इंसान का दिल ख़राब हो जाए तो किसी दूसरे का दिल ट्रांसप्लांट कर देते हैं। क्या ये रिप्लेसमेंट नहीं है? दिल से ज़्यादा अहम तो जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। अगर उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है तो फिर बाकी क्या रह जाता है? बात अहमियत की नहीं है। आपका पॉइंट था कि हर चीज़। मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ नहीं। साइंस हाथ को कल्चर करने की कोशिश में कर रही है। जिस दिन ये कोशिश कामयाब हो गई उस दिन जिस्म के दूसरे बहुत से हिस्सों की तरह हाथ भी उगा लिए जाएंगे। रिप्लेसमेंट साइकिल पूरी हो जाएगी। उसके लहजे में हनूस इत्मीनान था। चीज़ों की बात छोड़ें, इंसानों की बात करें। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो क्या उसकी कमी पूरी हो सकती है? उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? दूसरे शौहर से। और अगर पहले शौहर से उसे मोहब्बत हो तो दूसरे से भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कम से कम जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वहाँ ऐसा ही होता है। फ़र्ज़ करो दूसरा शौहर सारी दुनिया की आसाइश लाकर उसके सामने रख दे, तो क्या फिर भी उससे मोहब्बत नहीं होगी? मैं आपको अपनी बात कभी नहीं समझा सकती। आप हर बात को और तरह से लेते हैं। अलीज़ा ने कुछ बेबस होते हुए कहा था। आपका पॉइंट मंतकी है। नहीं अलीज़ा बीबी, ये ख़वातीन की साइकी का हिस्सा होता है। प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट ग्रेवयार्ड इज़ फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। ऐसे लोगों जिनके बारे में हमें खुशफहमी रहती है कि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो क्या दुनिया उनके बगैर भी इसी तरह नहीं चल रही है क्योंकि नेचुरल साइकिल के तहत उसके मुतबादिल आ गए हैं। कुछ और लोग उनकी जगह ले चुके हैं उसी काम को करने के लिए, उसी रोल को सरअंजाम देने के लिए। उसने बड़ी बेनियाजी से कंधे झटकते हुए बात ख़त्म की थी। अलीज़ा उससे मुत्तफिक नहीं थी, मगर वो खामोश हो गई थी। और अब जुनैद के बारे में सोचते हुए उसे उमर की वही रिप्लेसमेंट थ्योरी याद आई। क्या वाकई हर चीज़ की रिप्लेसमेंट हो जाती है? हर फीलिंग की, हर शख्स की? वो कई बार खुद से पूछती और फिर जहन में गूंजने वाले जवाब और आवाज़ें उसे परेशान करने लगती। कमरे के दरवाजे पर यकदम दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। अलीज़ा चौंक गई। उसकी सोचों का सिलसिला टूट गया था। साइड टेबल पर ग्लास में पड़े हुए गुलाब अब एक नज़र डालते हुए वो उठ खड़ी हुई। दस्तक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी थी। जुनैद साहब का फ़ोन है। दरवाज़ा खोलने पर मुलाजिम ने उसे इतला दी। तुम चलो, मैं आती हूँ, उसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा। चंद मिनटों के बाद वो लाउंज में फ़ोन पर जुनैद से बात कर रही थी। 10-15 मिनट उससे बातें करते रहने के बाद वो वापस अपने बेडरूम में आ गई और तभी उसे इस आर्टिकल का ख्याल आया जो सालिया ने उसे दिया था। उसने आर्टिकल को निकाल लिया। अपने बेडरूम पर नीम दराज होते हुए उसने आर्टिकल को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर शिकनें उभरने लगीं, उलझन और इज़्तिराब। चंद मिनटों बाद वो उठकर बेड पर बैठ गई। उसका चेहरा एकदम बहुत जर्द नजर आने लगा था। हाथ में पकड़ा हुआ आर्टिकल उसने साइड टेबल पर रख दिया और अपनी पेशानी को मसलने लगी। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद उसने साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठा लिया और सालिया का नंबर डायल किया। हेलो सालिया, मैं अलीज़ा बोल रही हूँ, अलीज़ा ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ अलीज़ा, वो आर्टिकल पढ़ लिया? सालिया उसकी आवाज़ सुनते ही उसे याद दिलाने लगी। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है और मैं उसके बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अलीज़ा ने कुछ बेचैनी से कहा। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें आर्टिकल पसंद नहीं आया? सालिया ने पूछा। सालिया, तुमने ये आर्टिकल क्यों लिखा है? अलीज़ा ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। क्या मतलब क्यों लिखा है? क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए था? वो उसके सवाल पर हैरान हुई। अलीज़ा कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुमने क्यों लिखा है।
भाई क्यों लिखते हैं ऐसे आर्टिकल्स अवाम तक हक़ाइक़ लाने के लिए, उन्हें तस्वीर का असली रुख दिखाने के लिए, इन लोगों की असलियत से आगाह करने के लिए जो उन्हीं के टैक्सों से उनके हुक्मरान बने बैठे हैं। साले ने हमेशा की तरह अपनी तकरीर का आगाज़ शुरू कर दिया। मगर ये सब कुछ सामने लाने के लिए इल्ज़ाम तराशी ज़रूरी है। अलीज़ा ने उसकी बात को बेसब्री से काटते हुए कहा। इल्ज़ाम तराशी? क्या मतलब? कौन सी इल्ज़ाम तराशी? सालिया उसके सवाल पर कुछ चौंकी। मैं तुम्हारे आर्टिकल की बात कर रही हूँ, अलीज़ा ने कहा। मेरा आर्टिकल? फॉर गॉड सेक अलीज़ा, मेरे आर्टिकल में कौन सी इल्ज़ाम तराशी तुम्हें नज़र आ गई है? सालिया ने बेइख्तियार उसकी बात पर नाराज़ होते हुए कहा। जो कुछ तुम्हारे आर्टिकल में है मुझे वो सच नहीं लगता, अलीज़ा ने कहा। जो कुछ मेरे आर्टिकल में है वो हक़ाइक़ के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे हैरत हो रही है कि तुम्हें वो सब झूठ लगा और शायद पहली बार हुआ है, सालिया ने कहा। तुमने अपने आर्टिकल में सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई सबूत नहीं दिया। इतना गैर मोहतात होकर कुछ भी लिखने की क्या ज़रूरत है कि अगले दिन या तो अखबार को माजरत करनी पड़े या फिर कोर्ट में केस चला जाए, अलीज़ा ने कहा। मेरे आर्टिकल में कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो झूठ हो या जिसका मेरे पास सबूत ना हो, मगर हर सबूत आर्टिकल में नहीं दिया जा सकता। और जहाँ तक माजरत या किसी का ताल्लुक है, इस शख्स में इतनी हिम्मत कभी हो ही नहीं सकती कि वो ये दोनों काम करे, क्योंकि मेरे तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और वो इन्हें किसी तौर पर भी गलत साबित नहीं कर सकता, सालिया ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहा। तुम्हें ये सारी मालूमात कहाँ से मिली हैं? अलीज़ा ने उसकी बात पर कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार होते हुए कहा। कम ऑन अलीज़ा, कम अज़ कम तुम तो ऐसी बच्चों जैसी बातें ना करो। हम दोनों जर्नलिस्ट हैं और तुम जानती हो कि जर्नलिस्ट के अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और ये कभी कभार गलत मालूमात और खबरें भी दे देते हैं, अलीज़ा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। हाँ बिल्कुल दे देते हैं, मगर कम से कम उस शख्स के बारे में मेरे पास जितनी भी मालूमात हैं वो बड़े बावसूख ज़राए से आई हैं और वो गलत नहीं हैं, गलत हो ही नहीं सकती। सालिया ने उसी के अंदाज में अपनी बात पर जोर दिया। फिर भी सालिया, तुम्हें एक बार फिर इन तमाम इल्ज़ामात की सदाकत को परख लेना चाहिए, अलीज़ा ने इस बार कदर कमज़ोर आवाज़ में कहा। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि ये बावसूख ज़राए से आई हैं तो तुम मान लो कि ये वाकई बावसूख ज़राए से आई हैं और गलत नहीं हो सकती, सालिया ने उसकी बात काटते हुए मजबूत लहजे में कहा। मगर मुझे हैरत है कि आखिर तुम आर्टिकल में मौजूद इल्ज़ामात पर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इससे पहले तो तुमने इस तरह किसी आर्टिकल पर किसी एतराज़ से काम नहीं लिया, ना ही मुझे खबरदार करने की कोशिश की है। फिर इस पर क्या ख़ास बात है? सालिहा कुछ मुतजस्सिस अंदाज में कह रही थी और फिर बात करते करते चौंक सी गई। क्या तुम इस शख्स को ज़ाती तौर पर जानती हो? अलीज़ा इस अचानक पूछे गए सवाल पर गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे ज़ाती तौर पर कैसे जान सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि तुम्हारे लगाए गए इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और अखबार में ये आर्टिकल शाया हो जाने के बाद तुम्हें किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, अलीज़ा ने कहा। ये ज़ैनुल आबिदीन की दी गई मालूमात पर मुश्तमिल आर्टिकल है और ज़ैनुल आबिदीन कितना प्रोफेशनल है और उसकी दी गई इंफॉर्मेशन किस कदर ऑथेंटिक हो सकती है तुम खुद अंदाज़ा लगा सकती हो। सालिया ने अपने अखबार के सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नाम लेते हुए कहा। अलीज़ा का दिल बेख्तियार डूबा। ज़ैनुल आबिदीन? क्या वो इस पर काम कर रहा है? फ़िलहाल नहीं, मगर ये उसकी अगली असाइनमेंट है, सालिया ने अलीज़ा को आगाह किया। मगर ज़ैनुल आबिदीन इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? ऐसे छोटे छोटे मामलात पर काम करना तो कभी उसका ख़ासा नहीं रहा, अलीज़ा ने खुश होते हुए हल्क के साथ कहा। ये तो ज़ैनुल आबिदीन ही बता सकता है। मुझे तो बस संडे एडिशन के लिए एक आर्टिकल लिखना था और उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मुझे टिप दी कि ज़ैनुल आबिदीन की अगली असाइनमेंट यही होगी और वो यकीनन इस बारे में मेरी मदद कर सकता है, सालिया ने बड़ी लापरवाही से कहा। जब मैंने ज़ैनुल आबिदीन से बात की तो उसने मुझे खासी मालूमात फराहम की। सालिया खामोश हो गई। अलीज़ा मोबाइल कान से लगाए गुमसुम बैठी रही। हेलो अलीज़ा, सालिया ने उसे खामोश पकड़ मुखातिब किया। हाँ मैं सुन रही हूँ, वो गायब दिमागी के आलम में बोली। क्या सुन रही हो? मैं तो अपनी बात ख़त्म भी कर चुकी हूँ, सालिया ने जताया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसे अचानक तशवीश हुई। हाँ नहीं, सर में कुछ दर्द महसूस हो रहा था। अलीज़ा को अचानक अपनी गुफ्तगू की बेरब्दगी छुपाने का बहाना मिल गया। अच्छा तो तुम सो जाती, सालिया ने कहा। हाँ मगर मुझे तुम्हारा आर्टिकल याद आ गया। तुमने कहा था कि मैं आज ही उसे पढ़कर तुम्हें उसके बारे में राय दूँ,
अलीज़ा ने कहा। इतनी इमरजेंसी भी नहीं थी। तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं थी तो तुम इसे ना पढ़ती, कल पढ़ा जा सकता था। बहरहाल अब तुमने पढ़ लिया है तो तुम मुझे बताओ कि मैं उसमें कुछ मज़ीद एडिटिंग कर सकती हूँ, सालिया ने कहा। अपनी राय तो मैंने तुम्हें दे दी है। मुझे इल्ज़ामात कुछ ज़्यादा संगीन लगे, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है कि वो ठीक हैं और बाद में उनकी वजह से तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं होगा तो ठीक है, तुम इसे भिजवा दो, अलीज़ा ने कहा। मैंने तुम्हें बताया है इस असाइनमेंट पर ज़ैनुल आबदीन काम कर रहा है और उसके सामने तो मेरा आर्टिकल और इसमें शामिल इल्ज़ामात कुछ भी नहीं है। वो तो जिस तरह गड़े मुर्दे उखाड़ता है तुम अच्छी तरह जानती हो। अलीज़ा को दूसरी तरफ से सालिया की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, फिर तुम इसे भिजवा दो, अलीज़ा ने अपने लहजे के इस तरह को छुपाते हुए कहा। तुम सुबह आ रही हो, सालिया ने उससे पूछा। कहाँ? अलीज़ा ने एक बार फिर गैब दिमागी से कहा। वही ऑफिस, और कहाँ? हाँ, ऑफिस तो यकीनन आऊँगी। तुम क्यों पूछ रही हो? अलीज़ा ने कहा। नहीं, बस ऐसे ही।